नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हैं। अभी इन्होंने जल्दी ही चार्ज लिया है। आज इनसे हम राजनीतिक विषयों पे खुल के बात करेंगे। सीधे मुद्दे पे आते हैं, कोई बात आपसे और नहीं कहेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा को राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ी? नमस्कार। हिंदू महासभा एक राजनीतिक दल शुरू से है और आप देखिए, मैं आज उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी का शासन रहा। उन्होंने केवल पत्थरों का शिलान्यास कराया, पार्कों का निर्माण कराया, उसके अतिरिक्त क्या काम किया? अखिलेश जी की सरकार को आप देख लीजिए। अखिलेश जी की सरकार में सभी लोग प्रताड़ित रहे, ज्यादातर जातिगत राजनीति हुई और उसके अलावा उन्होंने सफाई के अलावा और कहां पर विकास किया सब लोग जान रहे हैं। अभी हमारी सरकार भाजपा की चल रही है। भाजपा की सरकार में आप देखिए कि किसी थाने आप चले जाइए, बिना रिश्वत दिए, बिना कुछ दिए कहीं कोई एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। यहाँ तक तहसीलों का ये स्तर गिर गया है कि एक लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम बिना कुछ लिए न किसी की जमीन की नाप हो सकती है, न कोई कार्यक्रम, कोई कार्य होता है। इतना भ्रष्टाचार है सरकार में और ये सब भ्रष्टाचारों को देखते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा अब राजनीतिक उसमें आ रही है और बहुत जल्द उसके विधायक जो है सदन में दिखेंगे। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य हिंदू महासभा ही करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि उनके 6 साल के शासन में सबसे बेहतरीन कार्यकाल उनका रहा है पूरे प्रदेश के लिए। आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? यदि बेहतरीन उनका कार्यकाल रहा तो आप देख लीजिए 2024 चुनाव अभी आप लोगों के समझ था। क्या स्थिति पहले थी और क्या स्थिति चुनाव के बाद हो गई उनकी? क्यों हुई ऐसी? क्यों जनाधार गिरा? क्यों सीटें कम हुई? क्या हिंदू रुष्ट हो गया उनसे? कुछ तो कुछ जरूर है, क्योंकि हिंदू आदि सरकार थी और हिंदू आज कहीं न कहीं भाजपा से कटा और उनकी सीटें गिरी। ये स्पष्ट दिखाता है। अभी जो है उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव में देखिएगा कि 2 सीटें जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ये अभी आपके सामने आने वाला है। तो कहीं न कहीं भाजपा का जनाधार गिर रहा है। भाजपा भी अपने मुद्दे से विमुख हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा दावा है कि महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित है और कोई भी छेड़खानी, कोई भी अपराध महिलाओं के साथ नहीं होता है और अगर कोई करता है तो बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाता है। मैं इस प्रश्न को इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि इस प्रदेश में लगभग आधे वोटर की संख्या महिलाओं की है, तो उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वास्तव में महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित हैं? सुरक्षित ये महिलाएं हैं तो केवल न्यूज पेपर उठा करके देख लीजिए, सारी चीज, सारी हकीकत आपको सामने आ जाएगी कि महिलाओं की कितनी सुरक्षा है। हर आए दिन मैं पेपर पढ़ता हूँ, कहीं छेड़खानी, कहीं रेप, कहीं कुछ, इतनी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद भी महिलाएं सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है महिलाएं? केवल आपके दिखाने से सुरक्षित हैं। कहीं एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाए। बुलडोजर चला रहे हैं, आप गिरा रहे हैं मकान, लेकिन स्थितियां क्या बन रही हैं? क्या भय नहीं है सरकार का? इस प्रकार जो है महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही, आए दिन कहीं किसी की चैन छीनी जा रही है, किसी के साथ छेड़खानी हो रही है, किसी के साथ रेप हो रहा है। ये आम बात बन गई है इस सरकार में आकर के। रोजगार पे सरकार का दावा है कि हम बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। अभी कल ही 40,000 पुलिस भर्ती की परीक्षा संपन्न हुई है और फिर उन्होंने कहा है जल्दी हम 40,000 भर्ती फिर लाएंगे, यानी कि युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। ऐसे में आपकी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि युवा आपके साथ क्यों जुड़ेगा? आप देखिए कि जैसे जो रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, ये तो एक व्यवसाय बना लिया सरकार ने कि हमको जरूरत है 10,000 की और वैकेंसी निकाल रहे हैं 10 लाख। आप देखिए कि क्या उनके फार्म भरवाए जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसके बाद क्या उनको नौकरियां मिलती हैं? नौकरी कहीं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हुआ, दोबारा जो है फिर से परीक्षा होगी, उसके बाद कोर्ट से स्टे आ गया। ये क्या खेल चल रहा है? ये खेल है पूरा। नौकरी दीजिए उनको, कोर्ट में वहां उलझा के मत रखिए। ये खेल को बंद करिए। उनको रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। वो पढ़ाई करके आते हैं, एक कम समय सीमा रहती है उम्र की, अब वो उम्र केवल कोर्ट और कचहरी के चक्कर में निकल जाता है, परीक्षाओं के चक्कर में निकल जाता है। ये ढकोसले बंद करिए, उनको नौकरी देने का कार्य करिए। जातिगत आरक्षण की अगर बात की जाए, पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में इस बात की बहुत जोरों से चर्चा है। विपक्ष ये डिमांड कर रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
जातिगत जनगणना की बात ही नहीं है। आप देखिए कि जातिगत जनगणना करने से आप क्या लाभ ले लेंगे। आप देखिए जिनको आप आरक्षण दे रहे हैं, जिनको आप जातिगत राजनीति कर रहे हैं, ये जातिगत राजनीति ही बंद होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू महासभा तो जातिगत पे विश्वास ही नहीं रखती। उसका तो एक ही नारा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस नारे को आत्मसात करते हुए हिंदू महासभा 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान में आएगी और आपको दिखाएगी कि हिंदू महासभा कैसे सब लोगों से विमुख होकर के एक नया रास्ता निकालती है, जिसमें किसी प्रकार का जातवाद नहीं, कोई अगला नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अनुसूचित जनजात नहीं, सब हिंदू हैं और हिंदू होकर के सब एक साथ आकर के हिंदू महासभा के साथ हिंदू राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे। आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा या कह लीजिए न्यूज इस बात पे टिकी हुई है कि आप हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित है, संकल्पित है, संघर्षरत है। आखिर भाई आपको हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? हिंदू राष्ट्र देश में अगर सभी धर्म समुदाय के लोग रह रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है? किस लिए आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? ऐसा है कि हिंदू महासभा की विचारधारा ही वीर सावरकर जी से चलती है। उनकी परिकल्पना थी कि जब मेरा देश बटा और धर्म के आधार पर बटा तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप देख लीजिए कितने टुकड़े हो गए भारत के, अफगानिस्तान बना, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, कितने देश बट करके बन गए। क्या अभी भी बंटवारे की कगार पे चलना है? यदि हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो जिस हिसाब से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत जल्द हम दूसरे बंटवारे की कगार पे पहुंच रहे हैं। इसलिए बहुत जल्द हिंदुओं को सचेत होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और हिंदू राष्ट्र के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू महासभा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तभी हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। नहीं तो बांग्लादेश के मुसलमानों की स्थितियां आप लोगों के अभी तत्काल सामने है। कश्मीर से कितने हमारे जो है हिंदू भाई भगाए गए, वो भी आप देख लीजिए। आप लोग धन दौलत कमाते रहिए, वो जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे और एक ना एक दिन आपके भवन पे, आपके मकानों पे, आपके व्यवसाय पर हर जगह कब्जा करेंगे। और उनका लक्ष्य ही है ये गजवाए हिंद, और ये गजवाए हिंद और कुछ नहीं, यही गजवाए हिंद है कि आप केवल व्यापार करिए, नौकरियां करिए, धन कमाइए, वो धन तो मेरा ही है। उनकी सोच है, यही गजवाए हिंद है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बदलाव किए, कई मेडिकल कॉलेज खोले हैं, कई निजी संस्थान आए हैं और अब लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। आपको क्या लगता है? मैं तो मीडिया बंधु से भी पूछना चाहता हूं कि एक बार अपना माइक लेकर के किसी भी मेडिकल कॉलेज चले जाएं और देखें कि वहां की स्थिति क्या है। ड्रामा सेंटर चले जाएं, जितने भी सरकारी जो है कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज है या जितने भी हॉस्पिटल हैं, वहां जा करके देख लीजिए। मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वहां पे क्या स्थिति है। बेड नहीं है वहां पे, लोग जा रहे हैं, पड़े रहते हैं, गैलरी में कहीं बेड मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। ये स्थिति है कि बहुत से लोग वापस होते हैं, मजबूर होकर के प्राइवेट में जाकर के इलाज कराते हैं, क्योंकि पूरा प्राइवेटीकरण हो रहा है। हर आदमी चाहता है कि हमको सरकारी इलाज मिले, लेकिन इलाज नहीं मिलता, मजबूर होकर के प्राइवेट में जाता है। ये सब सरकार की नीतियां हैं। प्राइवेटीकरण बंद हो तभी हमारा सरकारी जो है हॉस्पिटल जो है या जो उन पे जगह मिलेगी और वो उत्थान की तरफ बढ़ेंगे। प्राइवेटकरण इस कदर भी सरकार में बढ़ा है कि कहीं कोई हर आदमी प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है। कारण क्या है कि वहां पे सुख सुविधाएं हैं और सरकार में, सरकारी हॉस्पिटलों में कोई सुख सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य की बात हो गई, शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा में लगातार सरकार का दावा है कि हम बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, गांव हो शहर हो हर तरीके की शिक्षा उपलब्ध है, निःशुल्क भी उपलब्ध है और कम लागत में भी उपलब्ध है। अभी आप देखिए, अभी नीट का पेपर हुआ था, नीट के पेपर में क्या स्थिति हुई। ऐसे ही कोई न कोई पेपर लीक होता है, कहीं किसी प्रकार के कुछ होते हैं। इतना शिक्षा की तो ये स्थिति है कि प्राइवेटीकरण ही शिक्षा का मूल मंत्र है और शिक्षा तो माफिया बन चुके हैं। आप देखिए कि जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चे को कहीं पढ़ा नहीं सकता। सरकारी स्कूल की मतलब ये स्थिति हो गई है कि कहीं कुछ नहीं है, मास्टर आते हैं और जाते हैं। केवल हर आदमी प्राइवेटीकरण की तरफ बढ़ रहा है, प्राइवेट कॉलेजों की तरफ जा रहा है, प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? जब वही जो हमारे शिक्षक हैं उनके बेटे भी प्राइवेट में पढ़ते हैं, जबकि वो खुद जाकर के लोगों को पढ़ाते हैं। तो वो खुद जब अपने बच्चों को नहीं वो अपने सरकारी कॉलेज में पढ़ाते हैं तो इसके मतलब कि वहां पे कमियां हैं, खामियां हैं। उन खामियों को दूर होना चाहिए और हर आदमी के, हर आम जनता तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। जो गरीब हैं उनको आप शिक्षा दीजिए, वहां तक पहुंचाइए।
उसको जब पहुंचाएंगे तभी मुख्य उद्देश्य में हम आएंगे और मुख्य धारा में आएंगे कि हम शिक्षा का स्तर बढ़ाए हैं। कोई बढ़ा नहीं है, सब प्राइवेटीकरण है। और ये इतना कुछ है कि आप देख लीजिए कि एक फीस, और फीस के अलावा उनकी ड्रेस, हर जगह स्कूल से लिख करके पर्चा आता है कि यहाँ से ड्रेस लेना है, यहाँ से आपको ये किताब कॉपी लेना है। तो ये सब क्या है? ये सब शिक्षा माफियाओं का एक खेल है पूरा, और जिसमें पूरी पूरी सरकार इन्वॉल्व रहती है। अखिल भारत हिंदू महासभा आपकी जो पार्टिकुलर पार्टी है, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से कई बदलाव आप कर रहे हैं और लगातार समर्पित हैं। एक प्रश्न का जवाब पूरा देश आपसे चाहता है, आखिर सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों जोड़ते हैं अपनी पार्टी में आप? दूसरे धर्म समुदाय के लोग क्यों नहीं जुड़ते आपसे? आप जोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? हिंदू महासभा केवल हिंदुओं की राजनीति करती है। जब मेरा देश ही बट गया और ये हमारा देश जो बचा, जो खंड खंड होकर के हमारे देश के टुकड़े हुए और सब इस्लामिक राष्ट्र बने, तो कम से कम एक तो हिंदू राष्ट्र बने। और हमको केवल हिंदुत्व की बात करनी है, हिंदुओं की बात करनी है, उनके उत्थान की, उनकी नौकरी की, उनके स्वास्थ्य की, उनके शिक्षा की बात करनी है। हम सबका साथ और सबके विकास पर सब विश्वास ही नहीं रखते। हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास, यही है हिंदू महासभा की परिकल्पना। जितनी बातें आपने बताई कि जनता एक तरीके से पीड़ित है, परेशान है सरकार की नीतियों से, कार्यों से, इसके लिए तो आपको सदन में जाना पड़ेगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। हिंदू महासभा की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, और कैसे वहां पहुंचने का इन्होंने जज्बा पाल रखा है आपके साथियों ने कि 2027 में आप पहुंच रहे हैं विधानसभा में? बिल्कुल सही सवाल है आपका। आपने देखा होगा कि 25 अगस्त को हम लोगों ने अयोध्या जी में एक राष्ट्रीय प्रांतीय अधिवेशन भी किया है। और हम लोग, क्योंकि हिंदू महासभा जो है आंतरिक कलह की वजह से विगत 15 से 20 सालों से हो गया है, सत्ता से बाहर रही है। हम लोगों ने अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा की स्थापना इसीलिए की है जिसमें सभी हिंदू महासभाई हैं, और वो हिंदू महासभा की विचारधारा को लेकर के हम लोग सदन का रास्ता तय करते हैं। हम इस आंतरिक कला के विवाद से अलग हट करके सदन में जाने का रास्ता तय करेंगे, और वीर सावरकर जी की जो नीतियां हैं उनके तहत हम सदन में जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य करेंगे, और उसी के साथ हिंदुओं के उत्थान का कार्य करेंगे। एक अंतिम प्रश्न है आपसे, जिस तरीके से आपके विरोधी, एक कह लीजिए आपका विरोधी व्यक्तित्व है कि सरकार की जो नीतियां जनहित में नहीं उसका खुल के विरोध करते हैं और बहुत स्पष्ट बातों को रखते हैं कि ये चीज जमीनी स्तर से नहीं हुई है, डर नहीं लगता सरकार से आपको? डरने की क्या बात है? हमारे साथ लोग हैं, जनता है, और जनता पीड़ित है। आप देख लीजिए, एक आप तहसील जाकर के केवल देख लीजिए, न्यायपालिका तो देख लीजिए कि कहीं एक छोटा सा किसान जिसकी एक कोई मेड़ काट लिया या कहीं मेड़ पानी में बह गई, और उसको मेड़ निशानदेही कराने के लिए जब वो तहसील जाता है तो उसको विभिन्न धाराओं में चक्कर लगवाया जाता है, जबकि सारा डाटा, वहां का नक्शा, वहां की खितौनी सब लेखपाल कानूनगो के पास रहती है। सीधे जाकर के नाप करके बता सकता है कि हाँ ये चीजें हैं। नहीं, वो सब भ्रष्टाचार के तहत होता है कि इतना रुपया दो तो फला तारीख को लेखपाल जाएगा, कानूनगो जाएगा, नापेगा, ये करेगा। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। भाजपा आई थी, लोगों ने ये सोचा था कि भाजपा में भ्रष्टाचार बंद होगा, लेकिन कहीं 1% भी मुझे नहीं दिखता कि जहां पर भ्रष्टाचार बंद हुआ हो। आप केवल जो मंत्री हैं एक बार चोला उतार दे, मंत्री का प्रोटोकॉल समाप्त कर दें, और केवल एक आम नागरिक बन करके चले जाएं, और एक प्रार्थना पत्र लेकर के किसान जो तहसील दिवस होता है या थाना दिवस होता है या मुख्यमंत्री जी के आवास पर उनका जनता दरबार लगता है, वहां ले जाकर के दे दें और देखें उस पे क्या कागज पे ही निस्तारण कर दिया जाता है, धरातल पे कोई चीज होती ही नहीं। मैं आपको एक चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं खुद गया था जनता दरबार, और मैंने एक पत्र दिया था कि वहां लखनऊ में एक लक्ष्मण टीला है जिस पे अवैध अतिक्रमण है, जिसका आर्डर पास हो चुका है कि उसको ध्वस्त कर दिया जाए। मैंने डीएम साहब को पत्र लिखा, आर्डर की कॉपी दिया कि साहब ये जो है ये आर्डर है, ये आर्डर का पालन डीएम साहब ने नहीं कराया है। मैंने मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाकर दे दिया, और मुख्यमंत्री जी ने डीएम को लिखा और डीएम ने पुलिस को लिख दिया। अरे पुलिस का कोई काम ही नहीं वहां पे, डीएम साहब को निस्तारण करना है, उस आर्डर का पालन करना है, तो कोर्ट ने डीएम साहब को ऑर्डर किया है, और वो वहां से जाकर के आज भी सन्नाटन चला गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये स्थिति है कि जो लोग बैठे हैं जनता दरबार में या थाना दिवस में, उनको यही नहीं पता है कि ये कार्य करेगा कौन।
जब मुख्यमंत्री सचिव ने लिखा डीएम को और डीएम लिख रहा पुलिस को, ये चीजें हैं कि उसको पता ही नहीं कि काम हमको करना है या पुलिस को करना। तो इन सब चीजों को ढकोसला बंद करिए। जितना भी जनता दरबार में लोग जाते हैं वो गरियाते हुए आते हैं वहां पर, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कभी भी मुख्यमंत्री जनता दरबार में नहीं पहुंचते, केवल फोटो खिंचाने के लिए या पेपर में न्यूज देने के लिए 2-4 लोगों से मिलते हैं और बस हो गया जनता दरबार। बाकी सब लोग जाते, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं और उसके बाद निराश होकर के उनको वापस जाना पड़ता है। इतनी दूर दूर से किसान, गरीब, मजदूर आता है। तो ये स्थिति है, ये सब बंद करिए, धरातल पर काम करिए और हिंदू महासभा धरातल पर काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। यह है ऋषि त्रिवेदी जी, जिनके तेवर बहुत ही कह लीजिए कि बागी कह सकते हैं, जनहित के लिए समर्पित है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितने ये सफल होंगे, लेकिन फिलहाल अभी जनता को एक बड़ा